टीकाकरण कराएं, मास्क पहने, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फूमियो के बीच आज नई दिल्ली में 14वीं वार्षिक शिखर वार्ता हो रही है। पिछले साल प्रधानमंत्री का पदभार संभालने के बाद श्री किशिदा का भारत का ये पहला दौरा है। इससे पहले दिल्ली पहुंचने पर जापान के प्रधानमंत्री का हवाई अड्डे पर भव्य स्वागत किया गया और भारत के बीच बायलैटरल ट्रेड हुआ था, लेकिन इसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, जिसमें करीब $12.4 बिलियन जापान की तरफ से इंडिया को एक्सपोर्ट किया गया था, जबकि $7.5 बिलियन करीब भारत ने एक्सपोर्ट किया था। और भारत के एक्सपोर्ट्स की बात की जाए तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, केमिकल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद वहां आतंकवाद पर निर्णायक नियंत्रण केंद्र सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। श्री शाह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार 33,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश सुनिश्चित करने और लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर ले जाने में सफल रही है। में कश्मीर के अंदर पाक प्रेरित आतंकवादियों का सामना करना हो, चाहे उत्तर पूर्व के अंदर अशांति फैलाने वाले ग्रुपों को समाप्त कर शांति को बहाल करना हो, ये तीनों क्षेत्र में सीआरपीएफ ने बहुत सराहनीय भूमिका निभाई है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, जिस प्रकार से मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद कश्मीर, माओवादी क्षेत्र और उत्तर पूर्व में जिस दृढ़ता के साथ सीआरपीएफ ने काम शुरू किया है, मुझे विश्वास है कि कुछ ही सालों के अंदर ये तीनों क्षेत्र के अंदर शायद सीआरपीएफ को बहाल करने की जरूरत ही न हो। चिर शांति का एक साम्राज्य तीनों क्षेत्र में हम बना पाएंगे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्र अबुधाबी फिल्म आयोग के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान दूरदर्शन के महानिदेशक मयंक अग्रवाल और अभिनेता आर माधवन सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद थे। अभिनेता आर माधवन सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में अबुधाबी फिल्म आयोग और भारतीय फिल्म आयोग के बीच बेहतर सहयोग को बढ़ावा देने के मुद्दे पर विचार किया गया। राजधानी रांची समेत राज्य भर में रंगों का त्योहार होली हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर दोपहर बाद छोटे बड़े सभी एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की बधाई दे रहे हैं। राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित अनेक राजनेताओं ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में रंगों का त्योहार होली मनाने की अपील की और राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। इससे पहले सवेरे हर उम्र के लोग होली की खुशियों में शामिल हुए। रंगोत्सव के रंग में खास और आम सभी सराबोर दिखे। रंगों के त्योहार पर फगुआ गीतों के बीच लोगों का उत्साह और उमंग चरम पर है। उधर गढ़वा जिले में पुलिस प्रशासन ने भी जमकर होली मनाई। जिले के पुलिस अधीक्षक अंजनी कुमार झा ने अपने आवास पर पुलिस कर्मियों के साथ होली मनाई। इस मौके पर श्री झा ने जिले वासियों के साथ पुलिस कर्मियों को बधाई दी और होली का त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाने का आग्रह किया। मैं सभी गढ़वा जिला वासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं अपनी तरफ से भी और पूरे गढ़वा पुलिस परिवार की तरफ से। और यही आशा करता हूं कि होली का त्यौहार है, ये खुशी बांटने का त्यौहार है, मिलजुल कर मनाने का त्यौहार है। इधर राजधानी रांची के जैप 1 के जवानों ने खास तरीके से होली मनाया। पुलिस की बस में बैठकर जवानों ने झाल मंजीरा बजाते और होली का गीत गाते हुए पूरी राजधानी रांची का भ्रमण किया। वहीं रांची के डोरंडा स्थित पुलिस महानिरीक्षक के आवास पर होली उत्सव के दौरान तब भगदड़ मच गई जब वहां नाच गा रहे जवानों पर मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया। जवानों ने जहां तहां छिपकर अपना बचाव किया।
इस बीच आध्यात्मिक नगरी देवघर में जिला प्रशासन और पुलिस ने जमकर होली खेली। पुलिस एसोसिएशन के सदस्यों ने ढोल मंजीरे के साथ फगुआ गाते हुए पहले देवघर अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और पुलिस अधीक्षक धनंजय कुमार सिंह के साथ होली खेली। बाद में ये टोली विभिन्न चौक चौराहों पर फगुआ गाते हुए डीसी आवास पहुंचे। जिले के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री और पुलिस अधीक्षक धनंजय कुमार सिंह ने लोगों से संयम बरतते हुए सुरक्षित होली मनाने की अपील की। आप भी आज होली के रंग में सराबोर हो रहे हैं। बाबा बैद्यनाथ की कृपा से हम लोग इस बार खुल के 2 साल के बाद होली खेल पाए। तो देवघर वासियों से यही अनुरोध है कि सभी जो भाईचारा है वो मेंटेन करके रखें और प्रशासन उनकी सारी सुरक्षा का व्यवस्था सब कुछ की हुई है। और आने वाले दिन में जो हम लोगों का जो डे टू डे लाइफ जो हो नॉर्मल हो जाए, यही हम लोग ये उम्मीद करते हैं। देखिए, होली संयम का भी पर्व है। किसी भी चीज़ की अति बुरी होती है और बाबा बैद्यनाथ की कृपा है, अति से बचें और मस्ती में रहें, बदमाशी में ना होते। शुभकामनाएं। इधर राजधानी रांची में होली के मौके पर विधायक सीपी सिंह अपनी पुरानी और चिर परिचित अंदाज में नजर आए। लोगों के साथ गाकर बजाकर और रंग अबीर लगाकर होली का आनंद लिया। पलाश फूल बसंत का प्रतीक है और होली में पलाश फूल का खास महत्व होता है। पद्मश्री मधु मंसूरी का पलाश फूल पर गाया कालजयी गीत आज भी प्रकृति प्रेम की भावना जागृत करता है। इन दिनों झारखंड के जंगलों में जो आप लाल लाल खूबसूरत फूलों का नजारा ले रहे हैं, ये पलाश के फूल हैं जो खास तौर पर बसंत के आगमन पर ही खिलते हैं। झारखंड के प्रमुख लोक कलाकार पद्मश्री मधु मंसूरी बताते हैं कि पलाश के वृक्ष झारखंड के जंगलों में वृक्षों की माता के समान होती हैं। अब रह गया पलाश के बारे। पुरखा लोग बोल रहा था कि पलाश का पेड़ जंगलों में पेड़ों का, अन्य पेड़ों का माँ है। जिस जंगल में पलाश का पेड़ नहीं है वो जंगल ऐसा लगता है जैसे बनावटी जंगल है। दूसरी बात, हम लोग अपनी आँख से देखे हैं, ये होली में, फगुआ में बड़ बड़ुआओं के यहाँ, बड़े लोग के यहाँ जंगल में घर का दाई ढंगरी लोग चले जाते थे और टोकरी में पलाश का फूल को, डाल को सुरख के तोड़ के लाते थे और उसी को महीन से मीस के, छेच के, पीस के उसका रंग बनाते थे। पलाश के फूल अक्सर ही कवि एवं साहित्यकारों को अपनी ओर आकर्षित किया है। हमारे पुराने शास्त्रों एवं कथाओं में भी पलाश के फूलों की चर्चा है। मधु मंसूरी के कई गीतों में भी पलाश के फूलों की चर्चा है। कुसुम पलाश धवया मधुबास रे रैलो, कुसुम पलाश धवया मधुबास रे रैलो, धाम धाम रे रैलो, धाम धाम रे रैलो, धाम के आपार जस भावे चुका गरल कुमार, धाम धाम रे रैलो, धाम धाम रे रैलो, धाम के आपार जस भावे चुका गरल कुमार। प्रकृति ने झारखंड को कई खूबसूरत तोहफों से नवाजा है। उसी में एक है पलाश के फूल। झारखंड सरकार ने पलाश के फूल को राजकीय फूल का दर्जा प्रदान किया है। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से प्रताप की रिपोर्ट। रामगढ़ जिले के रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिके मंदिर में प्रतिदिन पूजा में इस्तेमाल होने के बाद बेलपत्र एवं फूलों का अब सार्थक इस्तेमाल होने लगा है तथा इससे अबीरस, गुलाल और अगरबत्ती बनाई जा रही है, जिसकी बाजार में अच्छी मांग है। रामगढ़ जिले के रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिके मंदिर में इस्तेमाल होने के बाद फूल एवं बेलपत्र को पहले भैरवी तथा दामोदर नदियों में बहाया जाता था।
लेकिन जिला प्रशासन की पहल पर अब मंदिर परिसर में ही कई मशीनों को लगाकर इन बेकार पड़े बेलपत्र एवं फूलों से अगरबत्ती तथा अबीर गुलाल बनाया जा रहा है। यहाँ प्रतिदिन 50 किलो अगरबत्ती और 50 किलो गुलाल बन रहे हैं, जिससे 20 से 25 लोगों को रोजगार भी मिला है। फूल बेलपत्र निकलता था, वो हमारे भैरवी और दामोदर में प्रवाह कर दिया जाता था, जिसमें नदी प्रदूषित होती थी। अब हमारे रामगढ़ जिला उपायुक्त के आदेशानुसार रजरप्पा में एक अगरबत्ती और गुलाल बनाने के लिए एक फैक्ट्री लगाया गया है, जिसमें जो भी फूल बेलपत्र जो भी निकलता है उसमें अगरबत्ती और गुलाल बनाया जा रहा है। यहाँ काम करने वाली एक स्थानीय महिला ने बताया कि अगरबत्ती एवं गुलाल बनाकर उन्हें अच्छी आमदनी हो रही है और महीने भर में उन्हें 6,000 रुपए मिल जाते हैं। हम लोग का तो रोजगार मिल रहा है, ये दिन का 200 रुपया, महीना में है होता है 6,000 रुपया। जिला प्रशासन के द्वारा संचालित स्टॉल के माध्यम से इन उत्पादों के साथ मां छिन्नमस्तिके मंदिर के प्रसाद को रामगढ़ की हृदय स्थली सुभाष चौक पर बेचा जा रहा है, जिसकी आजकल काफी मांग है। आप देख सकते हैं कि ये जो पैकेट है, इस पे राजरप्पा मंदिर में जो प्रसाद चढ़ता है वो प्रसाद है, और साथ में राजरप्पा मंदिर में जो फूल और बेलपत्र चढ़ता है, और चढ़ने के बाद इसको पहले नदियाँ में फेंक दिया जाता था। अब उस फूल से और बेलपत्र से अबीर बनाया जा रहा है, और साथ में उसी से अगरबत्ती बनाया जा रहा है। इन उत्पादों के इको फ्रेंडली होने के कारण खरीदार भी इन्हें मां का प्रसाद एवं उपहार समझकर खूब पसंद कर रहे हैं। जिला प्रशासन की ओर से लगाई गई है। यहाँ होली का उपहार समझ के या मां का प्रसाद समझ के लोग इस स्टोर से सामान ले रहे हैं। यहाँ जितने भी सामग्री रंग अबीर गुलाल तैयार है। विश्व प्रसिद्ध सिद्धपीठ रजरप्पा के छिन्नमस्तिके मंदिर में चढ़े फूल एवं बेलपत्र को पहले नदियों में बहा दिया जाता था, जिससे नदियां प्रदूषित होती थीं। लेकिन अब इनका सदुपयोग हो रहा है, जिससे न केवल नदियों को प्रदूषण से बचाने में मदद मिल रही है, वहीं इससे रोजगार के नए द्वार भी खुले हैं। रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। बॉयज लेट्स गो प्रैक्टिस। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अगर मैं नियमित रूप से अभ्यास करना छोड़ दूं, तो दीपिका कुमारी आर्चरी चैंपियन नहीं बन सकती। इसी तरह टीबी की दवा नियमित रूप से नहीं लेने से इलाज कठिन हो सकता है। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, रात में पसीना और हल्का बुखार या वजन कम हो रहा हो तो बलगम की सरकारी अस्पताल में मुफ्त जांच जरूर कराएं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। विराम के बाद खबरें झारखंड में आपका फिर से स्वागत है। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 181 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान 5,84,000 से अधिक टीके लगाए गए। देश में कोरोना के खिलाफ आशातीत सफलता मिल रही है। ताज़ा आंकड़े के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान 3,383 लोगों ने कोरोना को मात दी, जबकि इस अवधि में 2,075 नए मामलों की पुष्टि हुई है। देश भर में कोविड के अब 27,802 सक्रिय मामले हैं। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के सिर्फ 5 मामले की पुष्टि हुई है, जबकि इस अवधि में 24 लोग इस महामारी से उबरकर स्वस्थ हुए। रांची, चतरा और पूर्वी सिंहभूम को छोड़कर कहीं भी संक्रमण का मामला नहीं मिला। राज्य में कोरोना के अब 148 सक्रिय मामले शेष हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने कहा है कि दक्षिण पूर्व एशिया और यूरोप के कुछ देशों में कोरोना संक्रमण फिर बढ़ रहा है। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि राज्यों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी पात्र लोगों को कोविड से बचाव के टीके लगवाने के लिए प्रेरित किया जाए। कोविड टीकाकरण अभियान के विस्तार के अंतर्गत सभी वयस्कों सहित किशोरों को भी टीके लगाए जा रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 मार्च को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। लोग नमो ऐप या माई गॉव ओपन फोरम में अपने विचार 24 मार्च तक साझा कर सकते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 मार्च सुबह 11 बजे। 12वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप 2022 के लिए 18 सदस्यीय जूनियर झारखंड महिला हॉकी टीम की घोषणा कर दी गई है। मिडफील्डर दीप्ति कुल्लू को टीम का कप्तान बनाया गया है। झारखंड टीम का पिछले 5 मार्च से सिमडेगा में विशेष प्रशिक्षण शिविर चल रहा था। हॉकी सिमडेगा के अध्यक्ष मनोज कोनबेगी और कोच प्रतिमा बरवा संयुक्त रूप से झारखंड टीम को प्रशिक्षण दे रहे थे। झारखंड सब जूनियर पुरुष टीम से अभ्यास मैच खेलने के बाद आज हॉकी झारखंड जूनियर महिला टीम की घोषणा की गई है। राजधानी रांची समेत राज्य के विभिन्न जिलों में गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार मार्च के महीने में ही सूरज की तपिश लोगों को परेशान करने लगी है और पारा तेज गति से चढ़ रहा है। केंद्र के अनुसार गढ़वा, पलामू, चतरा और लातेहार में लू जैसे हालात देखने को मिल सकते हैं। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि अगले 2 से 3 दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। राज्य के कुछ इलाकों में अगले 2 दिनों तक आकाश में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सरायकेला खरसावां जिले के सरमाली में पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता स्वर्गीय गोविंद मंडल के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान श्री मुंडा ने स्वर्गीय मंडल के परिजनों को हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा ने होली के अवसर पर विधि व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि होली के नाम पर हुड़दंग मचाने वाले असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रांची जिले के तुपुदाना ओपी क्षेत्र के 10 माइल चौक के समीप एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतका की पहचान लीली प्रफुल्ल खाखा के रूप में की गई है। पुलिस इस घटना में शामिल आरोपियों की तलाश कर रही है। लातेहार जिले के बरकाकाना बरवाडी रेलखंड के टोरी जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 की लाइन नंबर 8 पर सेना का सामान छोड़कर लौट रही मिलिट्री ट्रेन पटरी से उतर गई। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। कोडरमा जिले के मरकच्चो थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बेला स्थित रेलवे ओवरब्रिज के पास एक युवक का शव बरामद किया गया है। मृतक की पहचान कादोडी पंचायत अंतर्गत ग्राम केतरू सिंगा निवासी सोनू यादव के रूप में की गई है। धनबाद जिले के तोपचाची प्रखंड में होली के पर्व पर माहौल बिगाड़ने की विफल कोशिश हुई। शासन ने समय रहते स्थिति को संभाल लिया। फिलहाल हालात नियंत्रण में है। गढ़वा जिले के डंडई थाना क्षेत्र के बैरिया दामर गांव में भूमि विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट की घटना में एक महिला समेत 3 लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज स्थानीय अस्पताल में किया जा रहा है। देवघर जिले के डड़वा नदी में नहाने के क्रम में 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई। होली का रंग धोने के लिए ये दोनों डड़वा नदी नहाने गए थे, जहां डूबने से इनकी मौत हो गई। पलामू में पुलिस ने जिले के विभिन्न इलाकों में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश करते हुए इसके कई सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी की गई एक कार, 2 मोटरसाइकिल और एक टेम्पो सहित अन्य सामान बरामद किए गए हैं।
दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल है DD न्यूज झारखंड और फेसबुक पेज है RNU DDK। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। रांची का एक गुजराती परिवार कई पीढ़ियों से अपनी पुश्तैनी हैंडीक्राफ्ट की कला को जीवित रखा हुआ है। ये न सिर्फ इनके रोजगार का जरिया है, बल्कि अपनी परंपरा को आगे बढ़ाने का माध्यम भी। स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो कई पीढ़ियों की विरासत है, जिसे यह परिवार सिल बुनकर मजबूती और नया आयाम दे रहा है। इस परिवार की जड़ें गुजरात में पनपी, लेकिन कई पुश्तों से झारखंड की राजधानी रांची में निवास करने के बावजूद इन्होंने अपनी मिट्टी की खुशबू को जिंदा रखा है। परिवार के मुखिया गीताबेन बताती हैं कि साड़ियों और दूसरे कपड़ों पर नक्काशी की इस पुश्तैनी परंपरा को अगली पीढ़ी को सौंपने में वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ती। बाप दादा से चला आ रहा है, तो हम लोग का यही बिजनेस है, सब हाथ का काम है और होलसेल भी करते हैं, रिटर्न भी करते हैं। हम लोग का दुकान है, होलसेल भी जाता है। नई पीढ़ी को भी इस पुश्तैनी कला को आगे बढ़ाने से गुरेज नहीं है, बल्कि इस काम में उन्हें फक्र महसूस होता है और मजा आता है। और हम लोग की माँ भी हम लोग को सिखाती है सब चीज़ें सिलने की, और हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें भी हम लोग बहुत अच्छे से कर लेते हैं, सिलाई कढ़ाई सब है, क्योंकि हम लोग का करियर है, उसमें आगे बढ़ना है और बच्चों को भी सिखाना है। 3 साल से हम लोग कर रहे हैं ये सब और इसमें बहुत इंटरेस्ट आ रहा है हम लोग को। कपड़ों पर सिलाई कढ़ाई और उसे आकर्षक लुक देने तक का सारा काम घर की महिलाओं का है। इसके बाद इसे बाजार तक पहुंचाने के जवाबदेही पुरुषों की है। जो काम वर्क बनता है उसका हमारे यहाँ ऑनलाइन या फिर और कहीं मार्केटिंग में बेचना करना, सेल करना, या एग्जीबिशन हो गया कहीं बाहर में, जैसे एग्जीबिशन जाते हैं दिल्ली में, वो सब हमारा जेंट्स का काम है। कपड़ों पर हाथों की कला बिखेरने का यह जादू कई पीढ़ियों की लगातार कोशिश का इनाम है। एक परिवार का साधारण सा दिखने वाला यह प्रयास जब कई प्रांतों से होकर गुजरता है, तो एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को और भी बल मिलता है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। कहते हैं कि समूह में बड़ी ताकत होती है। इसे साबित किया है रांची के कांके प्रखंड अंतर्गत गागी खटंगा गांव की महिलाओं ने। गांव की कई महिलाएं आज फिनाइल निर्माण के जरिए महिला सशक्तिकरण की अनूठी मिसाल बन गई हैं। कड़ी से कड़ी मिलकर जंजीर बनती है और हाथ से हाथ मिलते हैं तो तकदीर बनती है। कुछ ऐसा ही कारनामा कर दिखाया है रांची के गागी खटंगा गांव की महिलाओं ने। इन महिलाओं ने आजकल फिनाइल बनाने का कारोबार शुरू किया है। स्वरोजगार की इन खूबियों को इन्होंने खुद तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि इस हुनर से गांव की दूसरी महिलाओं को भी वाकिफ करा रही हैं। हम लोग ट्रेनिंग लिए इसको, पहले हम ट्रेनिंग लिए, उसके बाद फिर महिला लोग को हम लोग गांव में आके और ट्रेनिंग दे रहे हैं, और इन लोग ट्रेनिंग लेगी, उसके बाद इन लोग भी बना के तैयार करेगी और सीख जाएगी अच्छे से। फिर हम लोग जैसा इन लोग तैयार करके और बाजार तक फिर इन लोग पहुँचाएंगे। हुनर ने हाथ में आते ही इनकी मुश्किलों को आसान कर दिया है। अब इन्हें मजदूरी के लिए दूर शहर नहीं जाना पड़ता और खाली वक्त का भी बेहतरीन इस्तेमाल हो रहा है। हम लोग यहाँ आए, सीखे, समय बर्बाद से बचे। हम लोग सीख लिए हैं और इसको हम लोग बनाएंगे और कम ही पैसा में बन जाता है। इसको हम लोग बनाएंगे, 2 पैसा कमाएंगे। दरअसल प्रखंड के महिलाओं का एक समूह है जो ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करता है। ये महिलाएं विभिन्न गांवों में जाकर उन्हें अपने समूह से जोड़ती हैं और उन्हें स्वरोजगार के नए नए नुस्खे बताकर उनके स्वावलंबन की राह तैयार करती हैं। मेरा जो टीम है वो हम लोग गाँव जाते हैं और छोटा छोटा काम के लिए हम लोग ट्रेनिंग देते हैं उन लोग को। जैसे कि आज यहाँ पे फिनाइल के करीब 20 से 25 महिलाओं को ट्रेनिंग दिए। इन लोग अभी ट्रेनिंग ली, अब इन लोग चाह रही हैं कि आगे हम लोग कुछ काम करें। सहयोग की भावना और समूह की शक्ति के जरिए ये महिलाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं और तो और दिनों दिन इनका कुनबा भी काफी बड़ा आकार लेने लगा है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट।
दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज ने एक यूवीसी कीटाणुनाशक मशीन के विकास के साथ अपना पहला स्टार्टअप शुरू किया है। ये मशीन कई तरह की वस्तुओं को कीटाणु रहित कर सकती हैं। कॉलेज की सहायक प्रोफेसर ललित कुमार ने कहा कि माइक्रोवेव के आकार की इस मशीन में यूवीसी ट्यूब होती है जो चीजों को कीटाणु रहित करती हैं। डिसइंफेक्शन मशीन का निर्माण किया है। बहुचर्चित ये डिसइंफेक्शन मशीन मात्र 60 सेकंड में किसी भी वस्तु को कीटाणु रहित बनाने में समर्थ है। आत्मनिर्भर अभियान जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक विजन है, तो हम उसमें बहुत ही ज़्यादा एक मोटिवेट किया कि हम कुछ ना कुछ समाज के लिए करें। तो ये जो मशीन है ये उसी का परिणाम है। तो ये जो मशीन है ये डिसइंफेक्शन मशीन है। ये किसी भी सरफेस को, सतह पे अगर कोरोना वायरस है या कोई भी और तरीके के वायरस और बैक्टीरिया से अगर कोई भी सरफेस इन्फेक्ट हो जाता है, ये उसको डिसइंफेक्ट कर सकती है। जैसे कि मोबाइल फ़ोन हो गया या फिर फेस मास्क हो गया या फिर हमारी कीज़ हो गई। कई बार हमने देखा है कि लोग कहते हैं कि हम तो किसी इन्फेक्टेड पर्सन से नहीं मिले और फिर भी हमें इस वायरस से हम ग्रसित हो गए। तो रीज़न क्या रहता है कि ये जो वायरस है ये सतह पे रहता है और उस सतह को छूने के बाद में ये वायरस जो है फिर इन्फेक्ट कर सकता है। तो इस तरह से हम मशीन के अंदर डाल के किसी भी सरफेस को 60 सेकंड के अंदर डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फूमियो के बीच 14वीं भारत जापान शिखर वार्ता दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री का किया गया भव्य स्वागत। राज्य भर में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है रंगों का त्योहार होली। राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को दी बधाई। 12वीं राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप के लिए 18 सदस्यीय झारखंड टीम की घोषणा। मिडफील्डर दीप्ति कुल्लू को टीम की कमान। और राजधानी रांची समेत राज्य भर में सूरज की तपिश हुई तेज। गढ़वा, पलामू, चतरा और लातेहार में लू चलने की संभावना।